जय हिंद स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीपीयू लाइव पर। स्टूडेंट्स, आज का वीडियो एमकॉम सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एक बहुत बढ़िया सब्जेक्ट आप लोग का है बिजनेस फाइनेंस। आप लोग का एग्जाम हो रहा है, एग्जाम चल रहा है और नेक्स्ट एग्जाम आपका बिजनेस फाइनेंस का है। तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट मैं तैयार कर रहा हूँ जो आपको एग्जामिनेशन में काफ़ी हेल्प करेगा। तो आप डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे एमकॉम सेमेस्टर 1 पीपीयू पटना, इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम बिजनेस फाइनेंस कंप्लीट सिलेबस वन शॉट में आपको पूरा टॉपिक कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वीडियो को अगर आपने देख लिया तो मोर और लेस काफी टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे, बहुत ही कम टाइम में आपका रिवीजन हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या पढ़ना है इसमें, है ना। तो आइए देखते हैं। तो आपके सामने दिख रहा होगा अभी एमकॉम सेमेस्टर 1, है ना। ये क्या है भाई? तो बिजनेस फाइनेंस वन शॉट एक बार में फिनिश करने जा रहा हूं। हर एक टॉपिक इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में आपको बताने जा रहा हूं। तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो आइए देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले देखना चाहे यूनिट 1, जिसमें आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस फाइनेंस। क्या पढ़ना है? इंट्रोडक्शन टू बिजनेस फाइनेंस। यूनिट 1 में आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस फाइनेंस, करेक्ट। तो क्या है इसमें आप देखिए। तो सबसे पहला आपको पढ़ना है इसमें मीनिंग ऑफ बिजनेस फाइनेंस, ठीक है। अब देखिए, ये है बिजनेस। इस बिजनेस को चलाने के लिए चाहिए पैसे। कोई भी बिजनेस, उसको पैसे क्या चाहिए? फंड चाहिए चलाने के लिए, फंड, कोश फाइनेंस, ठीक है। तो बिजनेस को चलाने के लिए फंड्स तो चाहिए, फाइनेंस चाहिए। उसके बारे में हम लोग कुछ पढ़ने वाले हैं। तो क्या है भाई, इंग्लिश में देखें, बिजनेस फाइनेंस रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ रेजिंग, मैनेजिंग एंड यूटिलाइजिंग फंड्स फॉर बिजनेस एक्टिविटीज। मैं फिर से पढ़ते रहा हूं। बिजनेस फाइनेंस रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ रेजिंग, मैनेजिंग एंड यूटिलाइजिंग फंड्स फॉर बिजनेस एक्टिविटीज, करेक्ट। अब मैं आपको हिंदी में भी समझा दूं इसको क्या है। तो देखिए यहां क्या है भाई, बिजनेस फाइनेंस मतलब व्यावसायिक वित्त का अर्थ व्यवसाय के लिए धन जुटाने, उसका सही प्रबंधन करने और उपयोग करने की प्रक्रिया से, करेक्ट। मतलब क्या कि बिजनेस फाइनेंस एक ऐसी प्रक्रिया है, बिजनेस फाइनेंस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें, अच्छे से समझिएगा, मैं आपको इंग्लिश में समझाऊं फिर हिंदी में भी रिपीट कर दूंगा। बिजनेस फाइनेंस एक प्रोसेस है। क्या है? बिजनेस फाइनेंस रेफर्स टू द प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या है ना, रेजिंग, मैनेजिंग एंड यूटिलाइजिंग फंड्स फॉर बिजनेस एक्टिविटीज। बिजनेस एक्टिविटीज के लिए फंड रेज करना, फंड को मैनेज करना, फंड का यूटिलाइज करना, ये सब आपको इसका अर्थ है बिजनेस फाइनेंस। हिंदी में बोले तो बिजनेस फाइनेंस का अर्थ व्यवसाय के लिए धन जुटाने, उसका सही प्रबंधन करने और उसका उपयोग करने की प्रक्रिया से है, ठीक है, समझ गए, प्रक्रिया से है। अगला सेकंड पॉइंट है नेचर ऑफ बिजनेस फाइनेंस। किसकी बात कर रहे हैं? नेचर ऑफ बिजनेस फाइनेंस, ठीक है। चलिए इंग्लिश में आते हैं। क्या है भाई? इट डील्स विथ मनी एंड क्रेडिट। इट डील्स विथ मनी एंड क्रेडिट, ठीक है। ये उसके सेकंड पॉइंट आपका, इट इज डायनेमिक एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस इन ए नेचर। ये डायनेमिक और कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इसकी प्रकृति है, मतलब इसकी जो प्रकृति है डायनेमिक और कंटिन्यूअस है। इट इज, आइए देखिए क्या है बोला, इट इज रिलेटेड टू ऑल बिजनेस एक्टिविटीज। ये बिजनेस के सभी गतिविधियों से संबंधित है। बिजनेस का कोई भी एक्टिविटीज फाइनेंस के बिना ऑपरेट नहीं हो सकता, कुछ भी, ठीक है। अब आगे की बात करें, यही सारे पॉइंट अगर हिंदी में करें, ये सारे टॉपिक्स अगर हिंदी में कवर करें तो क्या है, यह धन और ऋण से संबंधित है। इसका स्वरूप गतिशील और निरंतर होता है। यह सभी व्यावसायिक क्रियाओं से जुड़ा होता है, करेक्ट, जो अभी हमने अंग्रेजी में देखा। अब ये सेम चीज मैंने सेम चीज हिंदी और अंग्रेजी में दोनों में देखा। अब पॉइंट थर्ड जो है, स्कोप ऑफ बिजनेस फाइनेंस, स्कोप ऑफ बिजनेस फाइनेंस। तो चलिए बोला क्या है, चलिए मैं इसको थोड़ा ऊपर करूं, स्कोप ऑफ बिजनेस हिंदी इंग्लिश दोनों साथ साथ देखिएगा तो अच्छा होगा। क्या है? स्कोप इंक्लूड्स इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। बोला बिजनेस फाइनेंस के में क्या क्या स्कोप आता है। तो बिजनेस फाइनेंस के अंतर्गत जो स्कोप्स का है, बिजनेस फाइनेंस का जो स्कोप्स है, बोला क्या है, क्या शामिल इसमें? इन्वेस्टमेंट डिसीजंस,
फाइनेंसिंग डिसीजंस एंड डिविडेंड डिसीजन, ये सारे इसके दायरे में है, बिजनेस फाइनेंस के दायरे में है। आगे की बात करें, बोला हिंदी में बोले तो बिजनेस फाइनेंस का जो क्षेत्र है निवेश निर्माण, वित्त पोषण निर्णय और लाभांश निर्णय को शामिल करता है। ये सारा निर्णय किसके अंतर्गत आता है, ये किस क्षेत्र के, किस दायरे के अंतर्गत आता है, बोला बिजनेस फाइनेंस के क्षेत्र में सब आता है। ठीक है, इसका स्कोप का पार्ट है। चलिए पॉइंट 4 की बात करते हैं, ये क्या है, पॉइंट 4 की बात करें, बोला ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न व्यू ऑफ फाइनेंस। आइए देखते हैं क्या है भाई, ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न व्यू ऑफ फाइनेंस। ठीक है, फाइनेंस का ट्रेडिशनल और मॉडर्न व्यू की चर्चा हम लोग करने वाले हैं। बोला ट्रेडिशनल व्यू क्या है, इंग्लिश में समझते हैं। बोला ये ट्रेडिशनल व्यू को देखें तो ये क्या, किस पर फोकस करता है, फोकसेस मेनली ऑन प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स। ट्रेडिशनल जो व्यू है बिजनेस फाइनेंस का, जो ट्रेडिशनल व्यू है वो किस पर केंद्रित है, किस पर फोकस करता है, तो मेनली फोकस करता है वो मेनली ऑन प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, फंड के जुगाड़ पे। आइए बोला हिंदी में देखें, बोला अगर हाँ चलिए ओके बात, उसके बाद क्या आपका, हाँ उसके बाद यहाँ पर देखिए इंग्लिश में हिंदी में पॉइंट अलग दे दिया है क्या, आधुनिक दृष्टिकोण। हिंदी की बात करें, आधुनिक दृष्टिकोण में फंड जुटाने के साथ साथ उसके उपयोग और नियंत्रण पर भी जोर दिया जाता है। जो ट्रेडिशनल अप्रोच था उसमें मुख्य फोकस किस पे होता था, बिजनेस फाइनेंस का मुख्य फोकस होता था धन जुटाने पर, फंड का जुगाड़ करने पर, उसको प्रोक्योर करने पर। लेकिन जो मॉडर्न अप्रोच है, जो मॉडर्न व्यू है, उसमें धन बोला दृष्टिकोण, जो आधुनिक दृष्टिकोण में फंड जुटाने के साथ साथ, मतलब फंड्स को प्रोक्योर करने के साथ साथ उसके उपयोग और नियंत्रण पर भी जोर दिया जाता है। मतलब फंड्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो और उस पर कंट्रोल हो, उस पर भी ध्यान दिया जाता है। चलिए आगे की बात करें, अगला पॉइंट है स्टूडेंट ये है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो आइए इंग्लिश में क्या है, तो आइए देखते हैं क्या है, आइए क्या है देखिए ध्यान से। बोला प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। बोला बिजनेस फाइनेंस का दो मुख्य उद्देश्य है, पहला प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और दूसरा क्या है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। चलिए इसको हिंदी में भी समझते हैं। ठीक है, हिंदी में भी समझते हैं। हिंदी में जो बिजनेस फाइनेंस का जो उद्देश्य है, लाभ को अधिकतम करना और संपत्ति को अधिकतम करना, लाभ अधिकतमकरण और संपत्ति अधिकतमकरण। ठीक है, आगे की बात करें, ये हो गया यूनिट 1 फिनिश। अब यूनिट 2 की बात करते हैं। यूनिट 2 में आपको क्या पढ़ना है, प्लानिंग फॉर फंड्स। क्या पढ़ना है, प्लानिंग फॉर फंड्स। अब इसमें क्या है भाई, तो देखिए ये है आपका सबसे पहला पॉइंट, फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग, इसका मीनिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग का मीनिंग हम लोग समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले इंग्लिश में समझेंगे, उसके बाद हिंदी में समझेंगे। क्या है इंग्लिश में, फाइनेंशियल प्लानिंग मीन्स एस्टिमेटिंग कैपिटल नीड्स। फाइनेंशियल प्लानिंग मींस एस्टिमेटिंग कैपिटल नीड्स एंड डिसाइडिंग सोर्सेस ऑफ फंड्स। करेक्ट, अगर इसको हिंदी में बोले तो वित्तीय योजना का अर्थ पूंजी की आवश्यकता का अनुमान लगाना। फिर से, वित्तीय योजना का अर्थ पूंजी की आवश्यकता का अनुमान लगाना और उसके स्रोत तय करना। फिर से इंग्लिश, फाइनेंशियल प्लानिंग मींस एस्टिमेटिंग कैपिटल नीड्स एंड डिसाइडिंग सोर्सेस ऑफ फंड्स। उसको हिंदी में क्या बोल रहे हैं, वित्तीय योजना का अर्थ पूंजी की आवश्यकता का अनुमान लगाना, कितनी पूंजी की आवश्यकता है उसका अनुमान लगाना, उसको एस्टिमेट करना और उसके स्रोत तय करना, वो पूंजी आएगा कहां से, मतलब क्या, ये तय करना कि किसी भी प्रोजेक्ट में कितना पैसा, कितनी पूंजी की आवश्यकता है, इसका अनुमान लगाना, कितना पूंजी का जरूरत है और वो पैसा कहां से आएगा इसका भी पता लगाना। ठीक है, तो चलिए ये हो गया। नेक्स्ट आगे क्या है, बोला फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। चलिए सबसे पहले इस बात को इंग्लिश में समझते हैं, तो उसके बाद फिर हिंदी में समझें कौन कौन सा फैक्टर जो है अफेक्ट करता है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल क्या है भाई, एक बार फिर से उसको देख लें, यहाँ क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो चलिए क्या है इसको पहले अंग्रेजी में समझते हैं, उसके बाद आगे की बात करेंगे। बोला कौन कौन सा फैक्टर, पहला नेचर ऑफ बिजनेस, दूसरा साइज ऑफ बिजनेस, तीसरा टेक्नोलॉजी। करेक्ट, उसके बाद हिंदी में करें कौन कौन सा फैक्टर प्रभावित करता है, अफेक्ट करता है, तो व्यवसाय की प्रकृति, व्यवसाय का आकार, उपयोग की जाने वाली तकनीक, किस नेचर का बिजनेस है, बिजनेस का साइज क्या है और किस टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, उसके आधार पर तय होता है कि आपको कितने कैपिटल की जरूरत होगी,
बोला कैपिटल का फैक्टर को डिसाइड करने वाले में इन सारे फैक्टर्स का मेन हाथ होता है। अब देखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, वर्किंग कैपिटल की कितनी आवश्यकता होगी, इसके लिए कौन कौन सा फैक्टर को ध्यान में रखना होगा। तो देखिए सबसे पहले इंग्लिश में समझते हैं क्या है, बोला इंग्लिश में समझते हैं लेंथ ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, ऑपरेटिंग साइकिल का लेंथ क्या है, बिजनेस फ्लक्चुएशंस क्या है, ठीक है। इस बात को हिंदी में भी हम लोग समझते हैं, हिंदी में क्या है भाई, तो हिंदी में ये है संचालन चक्र की अवधि, व्यवसाय में उतार चढ़ाव, ये तय करेगा आपको, ये सारा फैक्टर प्रभावित करेगा वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट को। आगे की बात करें यूनिट 3 कैपिटलाइजेशन, क्या है कैपिटलाइजेशन, तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ कैपिटलाइजेशन, ठीक है। कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या है, चलिए सबसे पहले हिंदी इंग्लिश में समझते हैं। कैपिटलाइजेशन रेफर्स टू टोटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड इन अ बिजनेस, ठीक है। कैपिटलाइजेशन रेफर्स टू टोटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड इन अ बिजनेस। चलिए हिंदी में क्या है, पूंजीकरण से तात्पर्य व्यवसाय में आवश्यक कुल निवेश से है, व्यवसाय में आवश्यक कुल निवेश से है। फिर से पढ़ दूं, पूंजीकरण से तात्पर्य व्यवसाय में आवश्यक कुल निवेश से है। चलिए पॉइंट 2 की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, पॉइंट 2 की बात करते हैं। ये क्या है, बोला थ्योरीज ऑफ कैपिटलाइजेशन, थ्योरीज ऑफ कैपिटलाइजेशन, आइए क्या है ये, तो चलिए इसको इंग्लिश में समझते हैं। बोला कॉस्ट थ्योरी और अर्निंग थ्योरी, दो प्रकार की थ्योरी है, ठीक है, कॉस्ट थ्योरी और अर्निंग थ्योरी। किसमें, ये दोनों थ्योरी किसमें, थ्योरीज ऑफ कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन का जो सिद्धांत है उसमें दो सिद्धांत है, कॉस्ट थ्योरी और अर्निंग थ्योरी, हिंदी में बोले तो लागत सिद्धांत और आय सिद्धांत। चलिए आगे की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 है ओवर कैपिटलाइजेशन का क्या मतलब होता है, इंग्लिश में समझते हैं। व्हेन अर्निंग आर इनसफिशिएंट, ओवर कैपिटलाइजेशन मतलब व्हेन अर्निंग्स आर इनसफिशिएंट कंपेयर टू कैपिटल एम्प्लॉयड, हिंदी में जब लाभ पूंजी के अनुपात में कम हो, मतलब कैपिटल बहुत अधिक लगा हुआ है लेकिन प्रॉफिट कम आ रहा है, कैपिटल अधिक लगा हुआ है लेकिन प्रॉफिट कम आ रहा है, कैपिटल अधिक इन्वेस्टेड है प्रॉफिट कम आ रहा है, इसको ओवर कैपिटलाइजेशन कहते हैं, ठीक है, अति पूंजीकरण कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 अंडर कैपिटलाइजेशन, क्या है भाई, व्हेन अर्निंग्स आर हाई compared to capital invested, when earnings are high compared to capital invested, जब कम पूंजी पर अधिकतम लाभ हो तो उसे अल्प पूंजीकरण कहते हैं। फिर से, जब कम पूंजी पर अधिक लाभ हो तो उसे अल्प पूंजीकरण कहते हैं। आगे की बात करें, नेक्स्ट है आपका यूनिट 4 की चर्चा करते हैं। यूनिट 4 में क्या है, पैटर्न ऑफ कैपिटल, पैटर्न ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट, पैटर्न ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट। आइए पॉइंट 1, इसमें क्या है स्टूडेंट्स, इसमें देखते हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, कैसा है, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, इसकी चर्चा करते हैं इंग्लिश में। बोला फंड्स रिक्वायर्ड फॉर लॉन्ग पीरियड सच एज शेयर्स एंड डिवेंचर्स, ठीक है, funds required for long period, funds required for long period such as shares and debentures, हिंदी में बोले दीर्घकालीन वित्त वे धन है, मतलब वैसा धन जो लंबे समय के लिए आवश्यक होते हैं, जैसे शेयर और डिवेंचर। तो शेयर और डिवेंचर को इशू करके जो पैसे लाए जाते हैं कंपनी में, शेयर और डिवेंचर इशू करके जो पैसे का जुगाड़ किया जाता है, वो पैसे लंबे समय तक, वो कैपिटल लंबे समय तक बिजनेस में रहता है, कंपनी में रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मीडियम टर्म फाइनेंसिंग, तो वो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग था, अब आ गया आपका मीडियम टर्म फाइनेंसिंग, ठीक है, इंग्लिश में फंड्स रिक्वायर्ड फॉर 3 और 5 इयर्स, ऐसा फंड जो 3 से 5 वर्षों के लिए आवश्यक है, ऐसा फंड्स जो 3 से 5 वर्षों के लिए आवश्यक है, वो कहलाता है मीडियम टर्म फाइनेंसिंग। हिंदी में बोले तो इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे स्टूडेंट्स मध्यम अवधि वित्त, 3 से 5 वर्ष के लिए होता है, कितने, 3 से 5 वर्ष के लिए। अब पॉइंट नंबर 3 देखिए क्या, ये क्या है, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग, ये क्या होता है, तो बोला लघुकालीन वित्त है ये, इसको इंग्लिश में बोले तो फंड्स रिक्वायर्ड फॉर लेस देन 1 ईयर, ऐसा फंड जो 1 साल के लिए आवश्यक है, ऐसा फंड जो केवल 1 साल के लिए जरूरत है, ये कहलाता है शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग, ठीक है। आगे इसको हिंदी में पढ़ते हैं, हिंदी में क्या है भाई, तो हिंदी में देखिए क्या है, हिंदी में है आपका अल्पकालीन वित्त 1 वर्ष से कम समय के लिए होता है। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं यूनिट 5, क्या पढ़ते हैं, यूनिट 5। यूनिट 5 में क्या पढ़ना है, रेजिंग ऑफ फंड्स, रेजिंग ऑफ फंड्स, तो क्या इसमें, तो देखिए इसमें आपको क्या पढ़ना है, एक्सटर्नल फाइनेंसिंग, कैसा फाइनेंसिंग, एक्सटर्नल फाइनेंसिंग। इसमें क्या है, इंग्लिश में देखिए क्या है, फंड्स रेज्ड
फ्रॉम आउटसाइड सोर्सेस, फंड्स रेज्ड फ्रॉम आउटसाइड सोर्सेस क्या है, तो बाहरी स्रोतों से जुटाए गए धन को बाह्य वित्त कहते हैं। एक्सटर्नल फाइनेंसिंग, बाहरी सोर्सेस से अगर फंड जुटा रहे हैं, एक्सटर्नल सोर्सेस फंड का जुगाड़ कर रहे हैं, ये कहलाता है आपका एक्सटर्नल फाइनेंसिंग। चलिए आगे की बात करें, पॉइंट नंबर 2 की बात करें, इसमें क्या है, सोर्स ऑफ एक्सटर्नल फाइनेंस इन इंडिया। भारत में एक्सटर्नल फाइनेंस के कौन कौन से सोर्स हैं, तो सबसे पहले अंग्रेजी में समझते हैं क्या है भाई। एक्सटर्नल सोर्स है आपका क्या, शेयर्स, डिवेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट, ठीक है, शेयर डिवेंचर पब्लिक, कोई भी कंपनी शेयर जारी कर सकता है, डिवेंचर जारी कर सकता है, पब्लिक से डिपॉजिट ले सकता है फंड के लिए। चले हिंदी में बोले, इसमें क्या है, शेयर, डिवेंचर और सार्वजनिक जमा। आगे की बात करें, नेक्स्ट है आपका अंडरराइटिंग ऑफ कैपिटल इश्यूज, अंडर राइटिंग ऑफ कैपिटल इश्यूज। अब देखिए ये क्या है, इस टॉपिक को पहले अंग्रेजी में समझते हैं, फिर हिंदी में भी आपको बताऊंगा मैं आपको। अंडर राइटिंग मीन्स गारंटी टू सब्सक्राइब शेयर्स इन केस ऑफ नॉन सब्सक्रिप्शन। बोला अंडर राइटिंग मीन्स गारंटी टू सब्सक्राइब शेयर्स इन केस ऑफ नॉन सब्सक्रिप्शन। हिंदी में अंडर राइटिंग का अर्थ है शेयर ना बिकने की स्थिति में उन्हें खरीदने की गारंटी देना, ठीक है। आगे की बात करें, नेक्स्ट है, अब आइए जो आपका एग्जाम है एमकॉम का, उसमें आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स, ठीक है, आपको मैं बताने जा रहा हूं। टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करें, एग्जाम टिप, परीक्षा से संबंधित सुझाव क्या भाई, तो ये क्या है इसमें समझना है। बोला इंग्लिश में राइट आंसर्स इन पॉइंट्स विथ कीवर्ड्स, जो आप आंसर लिखिए पॉइंट्स में लिखिए और उसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स, कीवर्ड्स जरूर उसमें डालिए। नेक्स्ट है हिंदी में वही बात, उत्तर बिंदुओं में और मुख्य शब्दों के साथ लिखें स्टूडेंट, ठीक है। तो ये इस तरह के कंटेंट आपको लगातार मिलते जा रहे हैं। ये एमकॉम सेमेस्टर 1 का कंटेंट था, जो एग्जामिनेशन के समय मैंने समराइज्ड वे में छोटे तरीके से आपके सामने प्रेजेंट किया आपके एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए। एमकॉम सेमेस्टर 2 के वीडियोस भी आपको लगातार इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। अगर आप सभी को मेरा ये जो वीडियो है पसंद आया हो तो जरूर से वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। स्टूडेंट्स, आप सबका एग्जाम बढ़िया जाए, ऐसी मेरी शुभकामना है। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।